गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल है, इसे एक बार ज़रा रीड कर लीजिए तो वन टाइम विल बी इनफ। एक बार रीड करने के बाद इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन हैं उसे एक साइड पे लिख लीजिए और क्या पूछी गई हैं उसे एक साइड पे लिख लीजिए। तो यही तरीका है जिस तरह से मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ एंड आई फाइंड इट वेरी यूजफुल वे। तो आई सजेस्ट कि आप भी ऐसे ही करें। तो देखिए इसमें जो येलो पोर्शन है वो चीज़ें हमें गिवन है और रेड पोर्शन हमसे पूछा गया है। तो हमसे थ्री फेज की पावर पूछी गई है जो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के बाद बनेगी। तो मतलब पावर फैक्टर पहले हमें 0.8 गिवन है और कह रहे हैं कि उसके बाद उन्होंने पावर फैक्टर इम्प्रूव किया है 2.9 और पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के बाद आपकी नई थ्री फेज पावर क्या बनेगी वो बताइए क्या है। तो ओल्ड थ्री फेज पावर जो है वो है 5 मेगावाट गिवन है। तो अब वो चेंज होगी पावर फैक्टर के चेंज होने पे क्या बन जाएगी वो हमसे पूछी गई है। तो चलो देखिए कैसे निकालेंगे इसे। तो देखिए थ्री फेज पावर का क्या मामला रहता है, हमने कल डिस्कस किया था 3 इंटू वी फेज आई फेज, उसमें से एक फॉर्मूला ये था तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए थ्री फेज पावर में अगर हमसे जो न्यू पावर पूछी गई है आफ्टर द पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट वो निकालना हो तो उसके लिए हमें वी फेज गिवन है 10K डिवाइडेड बाय √3, कॉस ऑफ 5 भी गिवन है 0.9 और आई फेज न्यू के लिए कंडीशन गिवन है कि आई फेज जो है वो आई ओल्ड के बराबर है। मतलब पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट से पहले जो करंट थी वही पावर फैक्टर के इम्प्रूव होने के बाद भी स्टिल सेम करंट है। तो आई फेज न्यू हम कहाँ से निकालेंगे, हम इस कंडीशन से निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो निकालने से पहले एक बार फिर से लिखिए थ्री फेज पावर का फॉर्मूला, वो आ जाएगा 3 वी फेज इंटू आई फेज आरएमएस वैल्यूज़ और कॉस ऑफ 5 न्यू। किसी को डाउट हो तो यहाँ पे हमें वैल्यू की 10K गिवन थी और मैंने यहाँ 10K बाय √3 क्यों लिया है। तो देखिए जब भी हमें थ्री फेज का कोई भी न्यूमेरिकल हो, चाहे यहाँ पे आप स्टार डेल्टा के लिए निकालें या इन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मर सॉल्व करें, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर सॉल्व करें आप, तो जब भी आप थ्री फेज क्वांटिटीज़ के साथ डील करेंगे तो वहाँ पे हमेशा लाइन वोल्टेज लाइन करंट ही गिवन होंगी और जो पावर होगी वो भी थ्री फेज होगी। तो इस चीज़ को माइंड कीजिएगा, वहाँ पे सिंगल फेज की कोई पावर नहीं गिवन होगी, वो थ्री फेज पावर ही गिवन होगी। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे आप अपनी थ्री फेज पावर सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो ये जो मतलब कहने का है ये जो 5 मेगावाट पावर है ये तीनों फेज का टोटल सम है पावर का, मतलब थ्री फेज पावर गिवन है यहाँ पे। तो लिखिए 3 इंटू 10K और जो वोल्टेज है वो भी लाइन वोल्टेज गिवन है तो हम उसे फेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। और आई फेज ओल्ड प्रीवियस कंडीशन में क्या था बिफोर द पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आपका आई फेज ओल्ड कैलकुलेट हो जाएगा। तो वो आ जाएगा 360.84 एम्पेयर और यही है आपकी न्यू करंट पिक आफ्टर द पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। तो चलिए इस करंट की वैल्यू को यूज़ करते हैं और हमारी न्यू थ्री फेज पावर निकालते हैं। चलिए निकालिए। एक बार फिर से एक्सप्रेशन लिखिए थ्री फेज पावर का, तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो 60.84 इंटू 0.9। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा थ्री फेज पावर का आफ्टर द पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट वो आ जाएगा 5.625 मेगावाट्स। तो पावर फैक्टर इम्प्रूव होने के बाद आपकी जो पावर डिलीवर्ड होगी वो सेम करंट इतनी मेगावाट पावर डिलीवर कर देगी। मतलब आपकी वायर्स की थिकनेस को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उनमें से सेम करंट ही फ्लो करेगी 360.84 सप्लाई लाइन में। और जो पावर डिलीवर होगी वो पहले 5 मेगावाट डिलीवर हो रही थी और वंस यू इम्प्रूव योर पावर फैक्टर वो 5.625 मेगावाट हो जाएगी। आपने पावर फैक्टर को सिर्फ 0.8 से 0.9 पर लाया है तो आपकी ये इम्प्रूवमेंट है पावर फैक्टर में। देखिए आपने सेम सप्लाई वोल्टेज है आपकी अभी भी 10K बाय
√3 सेम सप्लाई करंट है, और उसके बावजूद भी जो आपकी पावर डिलीवर है, जो पावर कन्वर्जन है, वो अब ज़्यादा हो चुकी है। तो चलिए, ये आ गया आपका आंसर न्यू 3 फेज पावर का आफ्टर द पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। इसके अलावा भी कुछ हमसे पूछा गया है, जरा वो भी निकाल लेते हैं। एक्टिव एंड द रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द करंट इन ईच फेज। तो चलिए देखिए वो कैसे निकालते हैं। तो पहले ओल्ड केस के लिए निकालते हैं, बिफोर द पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द करंट वो आ जाएगा 360.84 इंटू cos ऑफ फाई ओल्ड। तो यहाँ पे वैल्यू आप 0.8 सब्स्टिट्यूट कीजिए एज पर गिवन, तो आपका आंसर बन जाएगा 288.672 एम्पेयर। सिमिलरली रिएक्टिव कंपोनेंट भी पूछा गया है हमसे, वो भी निकाल लीजिए आपके करंट का। तो वो बन जाएगा 360.84 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ फाई ओल्ड। तो यहाँ से साइन फाई कैसे निकालेंगे ज़रा बता देता हूँ मैं आपको। कॉस ऑफ फाई ओल्ड की वैल्यू आपको गिवन है 0.8, तो यहाँ से आपको आपका डिग्री मिल जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 0.8 करके 36.86 डिग्रीज, देन साइन ऑफ फाई ओल्ड करके आपको यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा 0.6। तो चलिए यहाँ पे 0.6 सब्स्टिट्यूट कीजिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा 216.5 एम्पेयर आपके करंट का। मैं इसे रब कर देता हूँ। तो चलिए न्यू केस में भी निकालिए आपके एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द करंट और रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द करंट। तो वो आ जाएगा, ये कंपोनेंट्स करंट के निकाल रहे हैं हम। दोनों केस में लोड करंट सेम ही है, बस उनके कंपोनेंट्स अलग हैं। तो देखिए क्या इसका मतलब बनता है, थोड़ी देर में वो भी समझेंगे हम। कॉस ऑफ फाई न्यू ये आ जाएगा यहाँ पे 0.9 सब्स्टिट्यूट करके 324.75 एम्पेयर। और सिमिलरली रिएक्टिव कंपोनेंट आ जाएगा आपके करंट का 360.84 इंटू साइन ऑफ फाई न्यू। यहाँ पे साइन ऑफ फाई न्यू कैसे निकाला है, सेम वे में जैसे वहाँ निकाला था। आपका फाई न्यू का आंसर आ जाएगा 0.436। आप सिमिलर वे में निकाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको शो किया था। तो यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा 157.32 एम्पेयर। तो ये आपका कंपोनेंट्स का। देखिए लोड करंट जो आपकी वायर में फ्लो करी है वो स्टिल सेम है बोथ केसेस में, बिफोर द इम्प्रूवमेंट और एंड आफ्टर द इम्प्रूवमेंट। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस आया है पावर फैक्टर के इम्प्रूव होने में वो है कंपोनेंट्स में। तो क्या डिफरेंस आया है, देखिए आपका जो एक्टिव कंपोनेंट था जो पावर कन्वर्जन में हेल्प कर रहा था, पहले वो सिर्फ 288.672 एम्पेयर था, याद रखिएगा। और ये पोर्शन आफ्टर द पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट जो कंपोनेंट आपका करंट का जो पावर कन्वर्जन में हेल्प कर रहा है वो अब 324.75 एम्पेयर है। यहाँ पे करंट इंक्रीज़ नहीं हुई है, यहाँ पे कंपोनेंट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है। करंट स्टिल सेम है अभी भी लाइन में 360.84 एम्पेयर की, बस उसका जो कंपोनेंट है जो पावर कन्वर्जन में हेल्प कर रहा है वो ज़्यादा बढ़ चुका है। वो जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग के लिए कंपोनेंट था वो घट चुका है, वो 216 था पहले, अब वो आफ्टर द पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट वो 157 हो चुका है। तो आपको अगर क्वेश्चन बने कि ये कैसे हुआ, रिएक्टिव पावर कंपोनेंट घट गया, क्या लोड की रिक्वायरमेंट कम हो गई, तो इसलिए चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए जो कंपोनेंट था वो रिड्यूस हो चुका है। देखिए ऐसा नहीं है, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वो अभी भी एज इट इज़ उतनी ही होगी जितनी पहले है, 216.5 एम्पेयर, उससे एक यूनिट भी कम नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको देखने को दिख रहा होगा कि 157.32 एम्पेयर अब चार्जिंग डिस्चार्जिंग के लिए लोड मंगा रहा है। ऐसा नहीं है, जिस तरह से आपने जब आपने आप पावर फैक्टर इम्प्रूव किया था फ्रॉम 0.8 टू 0.9, तो आपने वो कैसे किया, एक कैपेसिटर बैंक लगा के किया आपने लोड के साइड पे। ये आपका लोड था, आपने उसके साथ यहाँ पे एक कैपेसिटर बैंक लगा दिया, तो जो यहाँ पे करंट का डिफरेंस है वो यहाँ से सप्लाई हो रहा है कैपेसिटर बैंक से। तो जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो ये कि आपकी सप्लाई लाइन को वो नहीं देना पड़ रहा, मतलब आपकी गवर्नमेंट को वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग के लिए करंट नहीं सप्लाई करनी पड़ रही, आपने अपना पर्सनल कैपेसिटर बैंक लगा के वो सप्लाई कर लिया है। तो उसके बेनिफिट्स हैं,
जैसे आपने देखा कि सेम करंट पे सप्लाई लाइन पे आपकी पावर इंक्रीज होगी 5 मेगावाट से 5.62 मेगावाट डिलीवर हो रहा है, तो ये फ़ायदा रहता है। तो चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करते, सिंपली जो मैं कहना चाह रहा था वहाँ पे कंक्लूड करते हैं बातों को कि सप्लाई लाइन में सेम करंट है अभी भी 360.84, मतलब वो जिस भी थिकनेस के लिए थी आपकी वायर, उस थिकनेस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसी सेम थिकनेस पे अब आप 5 मेगावाट की जगह 5.625 मेगावाट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये हुआ कैसे? अपना पर्सनल कैपेसिटिव बैंक लगाने के बाद।